हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्र में। आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ। डाउरी डेथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र अगर हम पुराने इंडियन पिनल कोड को देखें तो वहाँ आपको धारा 304B के तहत देखने को मिलता था, और अगर हम नए एक्ट को देखें जिसको कि फिलहाल अब भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के नाम से जाना जाता है, जहां पर यह आपको 304B नहीं बल्कि धारा 80 के तहत देखने को मिलेगा। अगर हम डाउरी डेथ की बात करते हैं तो आमतौर पे इसके शब्द से ही कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, और उस मृत्यु की अगर हम वजह को जानने की कोशिश करते हैं तो वो वजह कहीं ना कहीं दहेज यानी कि डाउरी की तरफ इशारा कर रही है। तो आज के इस सत्र में आपके साथ दहेज हत्या यानी कि डाउरी डेथ के ऊपर एक विस्तार पूर्वक संक्षिप्त रूप से चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के तहत डाउरी डेथ यानी कि दहेज हत्या को धारा 80 के तहत डिफाइन किया गया है, और अगर हम इसके एसेंशियल्स को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पुराने आईपीसी के 304B में जिन सारे एसेंशियल्स का जिक्र आपको देखने को मिलता था एज इट इज़ उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर डाउरी डेथ के आवश्यक तत्व क्या होते हैं या इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करने की ज़रूरत होती है कि द डेथ ऑफ अ वुमन इज़ कॉज्ड बाय, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक महिला की मृत्यु हुई है, और जिस महिला की मृत्यु हुई है वो एक मैरिड वुमन है, यानी कि वो एक शादीशुदा महिला है। ना तो वो एक ऐसी महिला है जिसका कि डाइवोर्स हो चुका है, ना तो वो एक ऐसी महिला है जो विडो हो चुकी है, और ना ही वो एक ऐसी महिला है जो कि आपकी अनमैरिड है। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो ये है कि एक महिला की मृत्यु होती है, और वो महिला क्या है, एक शादीशुदा महिला है, यानी कि मैरिड वुमेन है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, उसका किसी व्यक्ति के विशेष रूप से कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो क्या हम ये मानकर चले कि सारी परिस्थितियों में ईश्वर ही सबका भाग्य विधाता है? बिल्कुल नहीं। अगर हमें ये पता चलता है कि उस महिला की जो मृत्यु है जलने की वजह से हुई है, या उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान लगे हैं, और चाहे वो जल के मरी हो या चाहे उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हों, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल परिस्थितियों में ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है उसके साथ कोई अत्याचार हुआ हो सकता है उसके साथ कोई क्रुएलिटी हुई हो सकता है उसके साथ कोई हरासमेंट हुआ हो, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना तो कोई महिला जलती है और ना ही उसके शरीर पर कोई चोट के निशान आते हैं। और जब हम इसके तीसरे आवश्यक एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिस महिला की मृत्यु हुई है और जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो हमें ये पता चला कि उसके शरीर पर जलने या चोट लगने के निशान हैं, और उस महिला की जो मृत्यु है जिस तारीख को विवाह संपन्न हुआ उसके ठीक 7 साल के अंदर अंदर हुआ। और हमें ये भी पता चलता है कि सून बिफोर हर डेथ, यानी कि मरने से ठीक पहले, दैट लेडी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और द हरासमेंट, यानी कि उस महिला का शोषण किया गया, या उस महिला को प्रताड़ित किया गया, या उस महिला के अगेंस्ट हिंसात्मक व्यवहार भी किया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि ये एक नॉर्मल डेथ नहीं है, ये एक एबनॉर्मल डेथ है। द रीज़न इज़ दैट कि मरने से पहले दैट लेडी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और द हरासमेंट। जिस महिला की मृत्यु हुई है अभी उसकी शादी को 7 साल भी पूरे नहीं हुए, और बॉडी का मुआयना करने से हमें ये पता चलता है कि उसके शरीर पर जो चोट के निशान पाए गए हैं या जिन कारणों से वह जली है, ये दोनों के दोनों कारण सफिशिएंट हैं उसकी मृत्यु को कारित करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह निकल कर आता है कि जिस क्रुएलिटी की बात अभी हमने की है या जिस हरासमेंट की बात हमने की है, वो क्रुएलिटी या वो हरासमेंट देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो उसका हस्बैंड है या उसी के ससुराल का कोई व्यक्ति है। आमतौर पे इसको हम लोग रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल फिर से वहीं पर आकर ख़त्म होता है कि आखिर क्रुएलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हरासमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी।
आखिर किन परिस्थितियों में वो महिला जली, या आखिर उसको चोट कैसी लगी। तो अगर जब हम इस पूरे ओवरऑल मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन सब के पीछे एक मोटो था, और वो मोटो क्या था? डिमांड ऑफ डाउरी। यानी कि उस महिला को जो प्रताड़ित किया गया, उस महिला को जो हैरेस किया गया, उस महिला को जो जलाया गया, या उसके शरीर पर जो भी चोट के निशान ठीक उसकी मृत्यु से पहले देखने को मिले या पाए गए, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि ज़रूर इसके पीछे एक व्यक्ति की लालसा थी, एक व्यक्ति का लालच था, और वो व्यक्ति उसका पति भी हो सकता है, या वो व्यक्ति उस पति का कोई भी नाते रिश्तेदार भी हो सकता है। और इन सब के पीछे एक ही मोटो था, ताकि उस महिला का उत्पीड़न करके उससे या उसके परिवार वालों से अपनी डिमांड को मनवाया जा सके, या आपकी जो अनलॉफुल डिमांड है उसको फुलफिल करवाया जा सके। और जब वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई तो आपने अपना उग्र व्यवहार उस महिला के विरुद्ध दिखाया, आपने उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया, और जिसकी वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई। तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ना कहीं ये डाउरी डेथ की तरफ इशारा करता है, जिसका जिक्र आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अगर हम देखें तो धारा 80 में ये आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हम बात करते हैं इसके पनिशमेंट की, तो इसका जो पनिशमेंट है वो ये कहता है कि अगर ट्रायल के बाद ये साबित हो जाए कि हस्बैंड या जो भी उसके रिलेटिव हैं, दे ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज डेथ ऑफ दैट वुमेन इन कनेक्शन टू डिमांड ऑफ डॉरी, तो इन परिस्थितियों में मैक्सिमम सज़ा क्या होगी वो डिपेंड करता है। आमतौर पे यहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का जिक्र किया गया है, लेकिन इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में भी हम लोग तरह तरह के कैलकुलेशंस को देखते हैं। कई जगह इसको 14 साल कैलकुलेट किया जाएगा, कई जगह इसको 20 साल कैलकुलेट भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टिल द नेचुरल लाइफ या रिमाइंडर लाइफ ऑफ द पर्सन का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे केसेस में जो मिनिमम सज़ा भुगतनी होगी आपको, वो होगी कम से कम 7 साल की। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द डाउरी डेथ, जिसका जिक्र आपको BNS 2023 के धारा 80 के तहत देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ विधि शास्त्रम। थैंक